तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9 मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 और 5.3 मैंने पहले ही पढ़ा कर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो, ठीक है। और मैंने इस मैथ्स 2 के प्रैक्टिस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन भी कर दिए। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे तो आप जाकर वो देख सकते हो। तो चलिए अभी हम आपका प्रैक्टिस सेट 4.4 5.4 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया है कि गिवन आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया। देखो, ये एक ट्रेपेजियम, वैसे तो इसको आप एक ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी आपके बुक में स्पेसिफाई नहीं किया कि एक क्वाड्रिलैटरल क्या है, इसीलिए हम अभी के लिए इसको एक क्वाड्रिलैटरल ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि कई सारी कंडीशंस होती है जो एक ट्रेपेजियम में फॉलो होती है, कभी कभी वो फॉलो होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो अभी हमें वो नहीं पता, इसलिए हम इसको एक क्वाड्रिलैटरल ही बोलेंगे। आपको क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रिलैटरल आई जे के एल है, इसमें जो साइड आई जे है वो पैरेलल है साइड के एल के। देखो, आई जे और के एल पैरेलल है, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और फिर आपको क्या बोला गया है कि जो एंगल आई है उसकी वैल्यू है 108 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि एक एंगल के है और उस एंगल के की वैल्यू कितनी है, वो आपको दी गई है 53 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप 53 डिग्री लिख लो, आपकी कंस्ट्रक्टेड डायग्राम में भी आप 53 डिग्री लिख लो। देखो, वैसे तो अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन टीचर आपको कम मार्क्स देगी, है ना। क्योंकि डायग्राम जब एक आप बना दोगे तो ऐसा लगता है कि आपको और अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आया है। तो इसीलिए आपको डायग्राम बनाना चाहिए हर क्वेश्चन के साथ। इससे आपको हाफ मार्क एक्स्ट्रा तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये भी दिखता है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अभी देखो, अभी आप पे पूरा क्वाड्रिलैटरल है, यहाँ पे बना दिए आपने, दोनों एंगल्स के नाम यहाँ पे दे दिए, तो ऐसे आपको दिख के आ रहा है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग मिली है इससे, ठीक है। अब अभी आपसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अभी हमें आगे बचे हुए एंगल्स को ढूंढना है। जैसे कि एंगल एल की वैल्यू हमें नहीं पता और हमें एंगल जे की वैल्यू नहीं पता, तो ये दोनों की वैल्यूज़ हमें अभी ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आई जे और के एल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। आई जे और के एल एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें क्वेश्चन में पहले से दिया था। एंगल आई की वैल्यू भी दी थी और एंगल के की वैल्यू भी क्वेश्चन में पहले से दी थी, तो हमने वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली है। अब हमें ढूंढना क्या क्या है, हमें एक एंगल जे की वैल्यू ढूंढनी है, फिर हमें एंगल एल की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, ये तो हमें पहले से पता है कि दोनों पैरेलल है, और अभी हमें क्या पता है, देखो ये दो लाइंस पैरेलल है और जो लाइन जो आई एल है ये उनकी ट्रांसवर्सल है। देखो, दो पैरेलल लाइंस के बीच से एक लाइन इन दोनों को कट नहीं कर रही है, तो ये उसकी ट्रांसवर्सल हुई। ये तो हमने पहले पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। तो इसीलिए देयरफॉर एंगल आई प्लस एंगल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न आप इसका लिखोगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल्स लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो देखो, एंगल आई की वैल्यू हमें पता है, एंगल आई की वैल्यू कितनी है, वो है 108 डिग्री, और एंगल एल की वैल्यू अभी हमें ढूंढनी है। तो एंगल आई प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आई की वैल्यू अपने पुट कर दिया, देयरफॉर एंगल एल इज इक्वल टू 180। अब देखो, जो 108 डिग्री है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, तो 180 माइनस 108 जब आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका 72 डिग्री। अब सिमिलरली वही तरीके से हम इस एंगल को भी ढूंढ सकते हैं। हमें एंगल जे, देखो एंगल आई की वैल्यू में पहले से पता थी, और फिर हमने एंगल एल की वैल्यू निकाल ली, कैसे, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री करके, ठीक है। और फिर अभी देखो, ये तो आपको पता चल गया। अब तो इसमें आप खुद ही आप देख सकते हो कि हमें कौन सी चीज लाइन को हमें यहाँ पे ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा। आई जे और एल के एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई जे और के एल, मैंने यहाँ पे दो अपोजिट लाइन लिखा है। वैसे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आई जे और एल के वैसे आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे पैरेलल आई जे और एल के है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ही क्योंकि ऐसा दिया है कि आई जे और के एल पैरेलल है, देखो आई जे और के एल पैरेलल है, तो आप ऑर्डर को ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम फुल प्रूफ रहना है तो आप हमेशा ऐसे लिखो, अगर आई जे लिख रहे हो तो एल के लिखो, और अगर जे आई लिख रहे हो तो यहाँ पे के एल लिखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आई जे इज पैरेलल टू के एल, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी इसको सही करने वाला था, लेकिन मैंने देख लिया कि आपके क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो मैं कर रहा था कि आई जे इज पैरेलल टू के एल और जे के था इनका ट्रांसवर्सल। तो अब क्योंकि जे के इनका ट्रांसवर्सल हो गया, देयरफॉर एंगल जे प्लस एंगल के, ये दोनों भी एक दूसरे के इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप सेम रीज़न यहाँ पे चिपका सकते हो, तो इसीलिए मैं भी इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आपको इसको लिख के कॉपी पेस्ट करना है।
ये देखो इंटीरियर एंगल्स का यहाँ पे भी रीज़न चले जाएगा, एंगल जे की वैल्यू आपको ढूंढनी है और एंगल के की वैल्यू आपको पहले से गिवन है जो क्या है 53 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल जे प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो 53 डिग्री आपका है यहाँ पर आ जाएगा, तो जैसे ही 53 डिग्री आपका यहाँ पर आ गया तो 180 माइनस 53 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 127 डिग्री। देखो आप यहाँ पर इसको ऐसे एंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और अच्छे से थोड़ा आपका आंसर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको अपना सोल्यूशन दिखाना है तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर मेजर एंगल L इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड मेजर एंगल J इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल स्टेप। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो इतना बड़ा सोल्यूशन देके आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत आसान सोल्यूशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने बी एम और सी एन यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर क्यों बनाया, ये भी आपको क्वेश्चन में अपने आप आगे जाके समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप भूल जाओ कि मैंने ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन किया है, अभी के लिए आप बस इतना मानो कि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ABCD है। ठीक है, और अभी देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो एक क्वाड्रिलैटरल ABCD है इसमें साइड BC और AD पैरेलल है, तो हमने साइड BC और AD को यहाँ पे पैरेलल बना लिया है। और क्या बोला गया है कि AB और CD भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिए गए, ये भी आप अपने गिवन में लिख लो, ये दोनों को आपने पैरेलल भी गिवन में लिख लिया। और एक और बात कि एंगल A की वैल्यू जो है वो है 72 डिग्री, ये भी आपने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो अभी हमें ढूंढना क्या है, टू फाइंड एंगल B और एंगल D की वैल्यू भी हमें ढूंढनी है। तो देखो एंगल बी की वैल्यू तो आप सीधे सीधे पुराने मेथड से कर सकते हो, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना कि बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी कर देंगे और ए बी इज़ देयर ट्रांसवर्सल करके हम इंटीरियर एंगल से एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एंगल डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, तो अभी हम देखते हैं। देखो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन आपको क्या है, बी एम परपेंडिकुलर टू ए डी है, तो ये आपने यहाँ पे बनाया, और सी एन अपने एक परपेंडिकुलर टू ए डी बनाया, सच दैट ए एम एंड डी एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि जो ए है एम पॉइंट और एन पॉइंट और डी पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसका आगे सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको सोल्यूशन में क्या करना है, बी सी और ए डी को आपको पैरेलल एज्यूम कर लेना है और ए बी को उसका ट्रांसवर्सल एज्यूम कर लेना है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रहा आपका इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अब एंगल ए की वैल्यू में पहले से पता है वो क्या है, वो है आपकी 72 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब देखो 180 माइनस 72 करोगे तो आपको 108 डिग्री आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपको एंगल बी की वैल्यू तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल गई है, ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बस आपने वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमारा किया था वही मेथड आपने यहाँ पे भी अप्लाई किया, तो आपको अपने आप एंगल बी की वैल्यू मिल गई है। और ये देखो अब एंगल डी के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जब हमने यहाँ हमारे परपेंडिकुलर बनाए थे बी एम और सी एन जो कि ए डी के परपेंडिकुलर रहते, तो यहाँ से हमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक है ट्राइंगल बी एम ए और दूसरा है ट्राइंगल सी एन डी। ठीक है, तो ये थे हमारे दो ट्राइंगल। अब हमें कुछ भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर हम एंगल ए और एंगल डी को अपने आप करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करके हम एंगल डी की वैल्यू भी 72 डिग्री निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अभी हमें एंगल बी एम ए और एंगल सी एन डी इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब वो कैसे करना है तो चलो देखते हैं। देखो कभी भी अगर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दिख गया और आपको कौन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको अपने आप हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो एंगल बी एम ए और एंगल सी एन डी ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने दोनों को परपेंडिकुलर हमने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया है, तो इसीलिए बी एम ए और सी एन डी एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है और इसका रीज़न हो जाएगा बोथ मेजर 90 डिग्री। और फिर अभी ये देखो कि साइड ए बी और साइड सी डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि ए बी और सी डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको हम गिवन की कैटेगरी में डाल लेंगे। और अभी इसके आगे देखो बी एम और सी एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो बी एम और सी एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपको कैसे पता चला। देखो कभी भी जब आप दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हो ना, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हो, अब चाहे आप एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, पाँच बनाओ, कितने भी आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, हमेशा इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ सेम होने वाली है। देखो अगर ये मान लो आपका 3 सेंटीमीटर का है
तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट से अभी मान लो ये बी एम है और ये सी एन है, तो क्या बी एम और सी एन दोनों की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है ना, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको हमेशा वो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही मिलने वाली है। अभी यहाँ पे भले से मैं इन्फाइनाइट लाइंस बना दूँ इनके बीच में, ये सारी लाइंस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही होने वाली है। सो देयरफॉर बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी एन। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर आपको आगे वो नोट करना है तो आप वो भी इसके अंदर नोट कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। अब देखो, क्योंकि अभी आपने क्या क्या प्रूव किया, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ट्राइंगल बी एम ए और ट्राइंगल सी एन डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर आप आगे एक रीज़न बना के लिख भी सकते हो, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका ये ट्राइंगल बी एम ए और ट्राइंगल सी एन डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर अब क्योंकि ट्राइंगल बी एम ए और ट्राइंगल सी एन डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो आप आराम से एंगल ए और एंगल डी को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। इसका रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर एंगल सी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 72 डिग्री के, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपका क्वेश्चन एंड कर सकते हो, या तो अगर आपको एक और चीज़ करनी है तो आप यहाँ पे लास्ट फाइनल में ये बात एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री, कॉमा मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 से रिलेटेड ही है। बस फ़र्क इतना था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ वैल्यूज़ को ढूंढना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी और एंगल डी सी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी देखो, तो सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि यहाँ पे बी एम और सी एन यहाँ पे हम परपेंडिकुलर कर लेंगे सच दैट ए एम एंड डी ये चारों के चारों पॉइंट्स एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट्स रहे। तो अब देखो, सबसे पहले आप अपना गिवन लिख लो। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल जो आपका डी सी एन है ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। वापस आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे सेम वही तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ किया था। सेम वही तरीके से आप इनको फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे और फिर उसके बाद आप एंगल ए और एंगल डी के एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी उसके बाद अगर भी मैं आपको बता दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप इतना ही ध्यान दो कि अभी वापस से हमें कैसे भी करके एंगल ए और एंगल डी को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए आपका सोल्यूशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल आपका बी एम ए एंड ट्राइंगल कौन सा, एक तो आपका हो गया बी एम ए और एक हो गया आपका सी एन डी। तो अब इन ट्राइंगल्स में क्या, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। ये आपका पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अभी इसके आगे देखते हैं, बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी एन, बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एन। और इसका रीज़न आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, सेम वही तरीके से जैसे हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हो गया ये आपका। अब इसके आगे आपको एंगल बी एम ए और एंगल सी एन डी भी एक दूसरे के आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे एंगल बी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एन डी। इसका रीज़न क्या हो जाएगा आपका, इसका रीज़न आपका हो जाएगा बोथ मेजर 90 डिग्री।
क्योंकि ये तो हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन किया है, बोथ मेजर 90 डिग्री। अब देयरफॉर अब से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आपका ट्राइंगल बी एम ए जो है ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल सी एंड डी के। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ का आप अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो, एक चीज़ एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, और ये मैं तो बोलूँगा कि आप अपने पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम साइड की जगह हम हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। वैसे तो ये इस ट्राइंगल का एक साइड ही है, लेकिन आपको ज़्यादा सर्टेन होने के लिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये वाले करेक्शन आप कर सकते हो। वैसे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हाइपोटेन्यूस लिख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें आपने हाइपोटेन्यूस को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और देयरफॉर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो किस मेथड से, बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। वैसे तो आपको ये क्लियर हो ही चुका होगा, क्योंकि आपको जब भी कोई ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 डिग्री के मिल जाए तो वो अपने आप उस पर हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट लग जाता है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा थोड़ा सेफर साइड पे होने के लिए आप यहाँ पे दोनों जगह हाइपोटेन्यूस भी लिख दो, ठीक है। तो देखो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देयरफॉर आपको ये पता है कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपने इतनी चीज़ें कर ली, अब आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ करनी है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। अब देखो अब आपको पता है कि साइड बी सी और साइड ए डी एक दूसरे के पैरेलल है और बी ए उनका ट्रांसवर्सल है, तो वो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ बी डी इज पैरेलल टू ए सी, कॉमा ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे मैं इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली सब कुछ अच्छे से दिखे नीचे, नहीं तो बार बार हमें ऊपर जाना पड़ रहा है तो आपका फ्लो टूट जाएगा फिर। ये देखो अब देखो इसमें एंगल बी और एंगल ए को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीज़न भी होगा, इसका रीज़न क्या जाएगा, इसका रीज़न जाएगा इंटीरियर एंगल्स, है ना। कभी भी दो पैरेलल लाइन के जब आप इंटीरियर एंगल्स को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को आप दे दो इक्वेशन 1 नाम आपका, ठीक है। अब देखो ये आपने जब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अब फिर से आपको बी डी और ए सी को पैरेलल मानना पड़ेगा और इस बार हम सी डी को ट्रांसवर्सल मानेंगे। सी डी इज देयर ट्रांसवर्सल। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से एंगल सी और एंगल डी को जब आप ऐड करोगे, देखो यहाँ पे मैंने गलती से बी डी लिख दिया है, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी सी एंड ए डी। सो देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी जो आपका है वो भी हो जाएगा आपका किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। और इसका जो रीज़न रहेगा वो भी सेम रीज़न हो जाएगा जो रीज़न हमने यहाँ पे दिया था, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का मेजर हमेशा कितना होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री। और इसको आप दे दोगे इक्वेशन 2 नाम, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 में आप देखोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करने के बाद आपको 180 डिग्री की वैल्यू मिल रही है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी जब आप एंगल बी और एंगल डी को ऐड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी आपकी 180 डिग्री के इक्वल। सो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 हमने पहले यहाँ पे दे दिया ना, तो इसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन 3 नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। तो सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ये हो गया। अब देखो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ किया था कि एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल है। सो देयरफॉर आप एंगल ए की जगह आप सिंपली एंगल डी लिख दो, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी।
अब आप इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल कर दो क्योंकि डी और डी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपने इक्वल प्रूफ कर दिया एंगल बी और एंगल सी। अब जब आप एंगल बी और एंगल सी को थोड़ा एक्सपांड करके लिखोगे तो आप एंगल बी की जगह ए बी सी लिख सकते हो और एंगल सी की जगह आप डी सी बी लिख सकते हो। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी। ये हो गया आपका प्रूफ। सो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये आपने देखा अभी कि मैंने क्यों एंगल ए और एंगल डी को इक्वल प्रूफ किया था, क्योंकि हमें आखिरी में यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी दोनों को एक दूसरे से काटना था, फिर हमें अपने आप एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिल जाते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका ये पूरा प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे सिर्फ प्रैक्टिस सेट 5.5 बचा है जो हम हमारे अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस 5.4 के, जो कि काफ़ी छोटा प्रैक्टिस सेट था, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सब के सब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।